दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएन नंबर 1 स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जो आपके सामान्य ज्ञान है उसका जो मॉडल पेपर है वो पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज का हमारा हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा? तो हमें बताना है कि जो गांधी जी हैं उन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन नंबर डी स्वामी श्रद्धानंद। तो दोस्तों, बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लोहे की कमी से होता है? तो हमें बताना है आयरन यानी कि लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 सूखा, ऑप्शन नंबर बी पीलिया, ऑप्शन नंबर सी बेरी या फिर ऑप्शन नंबर डी अरक्तता। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 अरक्तता। अरक्तता यानी कि शरीर के अंदर जो है हमारे खून की कमी हो जाती है, तो आयरन के कारण अरक्तता यानी कि खून की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतः बेकिंग सोडे के नाम से जाना जाता है? तो हमें यह बताना है कि जो बेकिंग पाउडर है या फिर बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर, उसका रासायनिक सूत्र क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 CaSO4, ऑप्शन नंबर 2 Na2SO4, ऑप्शन नंबर 3 Na2CO3 या फिर ऑप्शन नंबर 4 Na2CO3। तो दोस्तों, जो बेकिंग पाउडर है उसका जो रासायनिक सूत्र है वह है NaHCO3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। NaHCO3 है जिसे हम साधारणतः बेकिंग पाउडर कहते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जंग लगने की प्रक्रिया है। तो हमें बताना है कि जो जंग लगने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं। ये आपके साइंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर 2 अपचयन, ऑप्शन नंबर 3 अपघटन या फिर ऑप्शन नंबर 4 विस्थापन। तो दोस्तों, जो जंग लगने की प्रक्रिया है वो है आपके ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीकरण। जो जंग लगने की प्रक्रिया है वो ऑक्सीकरण के कारण होती है, तो ऑक्सीकरण आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, टूर डी फोर्स का प्रयोग का अर्थ क्या है? हमें बताना है टूर डी फोर्स का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर 1 सशस्त्र सेना की यात्रा, ऑप्शन नंबर 2 प्रबल यात्रा, ऑप्शन नंबर 3 शक्ति प्रदर्शन या फिर ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, टूर डी फोर्स जो है उसका अर्थ होता है शक्ति प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर 3 शक्ति प्रदर्शन है वो टूर डी फोर्स का अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के गढ़े थे? तो हमें बताना है कि कौन सा राजवंश है जिसने शीशे के सिक्के चलाए या फिर गढ़े। ऑप्शन नंबर 1 मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 सातवाहन, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी क्षेत्रीय या फिर ऑप्शन नंबर 4 गुप्त। तो दोस्तों, जो शीशे के जो सिक्के हैं वो आपके सातवाहन जो राजवंश है उन्होंने चलाए थे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो हमें बताना है जो चमेली देवी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 संगीत, ऑप्शन नंबर 2 चलचित्र, ऑप्शन नंबर 3 साहित्य या फिर ऑप्शन नंबर 4 पत्रकारिता। तो दोस्तों, बिल्कुल चमेली देवी पुरस्कार जो है वो आपको पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4, जिन भी मेरे साथियों का जवाब ऑप्शन नंबर 4 है वो सभी मेरे साथी सही हैं। पत्रकारिता के लिए आपके लिए चमेली देवी पुरस्कार दिया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हमें बताना है कि जो आर्द्रता मापने वाला यंत्र है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर या फिर ऑप्शन नंबर 4 हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों, जो आर्द्रता मापने का यंत्र है वो है आपके हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर 4।
हाइग्रोमीटर है वो आपके आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता के बाद पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुई थी? तो हमें बताना है कि स्वाधीनता के बाद पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 बिहार, ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा या फिर ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। राजस्थान में ही आपके पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम लागू हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये भी आप याद रखिए कि राजस्थान में पंचायती राज सर्वप्रथम भारत में लागू हुआ और उद्घाटनकर्ता जो थे वो थे हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट के सदस्य देशों में कुल संख्या कितनी है? तो हमें बताना है जो राष्ट्रकूट के सदस्य देश है, राष्ट्रकूट के सदस्य देश हैं उनकी संख्या कितनी है ये हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 48, ऑप्शन नंबर 2 52, ऑप्शन नंबर 3 54 या फिर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो राष्ट्रकूट के जो सदस्य देश हैं उनकी जो संख्या है वो है 54, ऑप्शन नंबर 3 54 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल बिंदु है। तो हमें बताना है कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर 2 अंडमान, ऑप्शन नंबर 3 लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन नंबर 4 इंदिरा पॉइंट। दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। इसका जो क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। हम कई बार कन्याकुमारी कर देते हैं जो बिल्कुल गलत है। हमें ऑप्शन को पूरा पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर आराम से देना है। इंदिरा पॉइंट आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो हमें बताना है कि कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर 1 है मणिपुर, ऑप्शन नंबर 2 है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 3 है मिजोरम या फिर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। दोस्तों हमें बताना है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कि कर्क रेखा कौन से स्टेट से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर जो राज्य है उसे नहीं निकलती है। त्रिपुरा से आपके निकलती है, राजस्थान से भी निकलती है और मिजोरम से भी निकलती है। तो जो कर्क रेखा है वो मणिपुर राज्य से नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इडुक्की विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 केरल, ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर 4 जम्मू और कश्मीर। दोस्तों हमें इडुक्की विद्युत परियोजना पूछी है। अगर इडुक्की बांध भी पूछे तो उसका भी जवाब एक ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 केरल। जो इडुक्की बांध है उसी बांध पर आपके इडुक्की विद्युत परियोजना है और ये जो बांध है और परियोजना है वो केरल राज्य की है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो हमें बताना है जो डूरंड रेखा है वो किन दो देशों की बीच की सीमा है। ऑप्शन नंबर 1 भारत पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तान अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 भारत चीन या फिर ऑप्शन नंबर 4 नेपाल चीन। तो दोस्तों जो डूरंड रेखा है वो आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बीच की सीमा रेखा है वो डूरंड रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो हमें बताना है कि जो कॉकपिट ऑफ यूरोप है वो किस देश को कहा जाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 हंगरी, ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 3 बेल्जियम या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों अगर आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि कॉकपिट क्या होता है, तो जो एरोप्लेन के अंदर जो चलाने वाला जो कक्ष होता है उसे कॉकपिट कहते हैं। तो हमें ये बताना है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं बेल्जियम को। ऑप्शन नंबर 3 बेल्जियम है उसे ही यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कच्छी घोड़ी क्या है? हमें बताना है कि जो कच्छी घोड़ी है वो क्या है। ऑप्शन नंबर 1 वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर 2
व्यावसायिक लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर 3 क्षेत्रीय लोक नृत्य है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 जातीय लोक नृत्य है। तो दोस्तों जो कच्ची घोड़ी है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 व्यावसायिक लोक नृत्य आपका सही जवाब हो जाएगा। कच्ची घोड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध राजस्थान का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वींसबेरी रूल किस खेल से संबंधित है, हमें बताना है। जो क्वींसबेरी रूल है वो किस खेल से संबंधित है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट, ऑप्शन नंबर 2 टेनिस, ऑप्शन नंबर 3 बॉक्सिंग, या फिर ऑप्शन नंबर 4 हॉकी। तो दोस्तों जो क्वींसबेरी रूल है वो आपके बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर 3 बॉक्सिंग आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगला फर्स्ट तेल कुआं किस राज्य में है, हमें बताना है। जो मंगला फर्स्ट तेल कुआं है वो किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। तो दोस्तों जो मंगला फर्स्ट जो तेल का कुआं है वो आपके राजस्थान यानी कि हमारे प्यारे राजस्थान में जो है वो मंगला फर्स्ट तेल का कुआं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। हमें बताना है कि कौन सा काल स्वर्ण काल भारत का था। ऑप्शन नंबर 1 वैदिक काल, ऑप्शन नंबर 2 महाकाव्य काल, ऑप्शन नंबर 3 मौर्य काल, या फिर ऑप्शन नंबर 4 गुप्त काल। तो दोस्तों जो भारत का स्वर्ण काल है वो गुप्त काल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 गुप्त काल को ही भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महायान शिक्षण की पीठ के लिए प्रसिद्ध था। तो हमें बताना है कि शिक्षण की पीठ के लिए कौन प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर 1 नालंदा, ऑप्शन नंबर 2 तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 3 बनारस, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ। तो दोस्तों जो शिक्षण की पीठ जो सबसे प्रसिद्ध थी वो थी नालंदा, ऑप्शन नंबर 1। आपने नाम सुना होगा कई बार नालंदा विश्वविद्यालय, तो उसी नालंदा की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था। हमें बताना है कि किस साइंटिस्ट ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर 1 जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन नंबर 2 रोनाल्ड रोज, ऑप्शन नंबर 3 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या फिर ऑप्शन नंबर 4 विलियम हार्वे। तो दोस्तों जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है उसका आविष्कार आपका किया था जोसेफ लिस्टर ने, ऑप्शन नंबर 1 जोसेफ लिस्टर ने ही एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नरेशों को हस्तपीठ तथा सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। तो हमें बताना है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो नरेशों की हस्तपीठ थी उन्हें समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 25वां, ऑप्शन नंबर 2 26वां, ऑप्शन नंबर 3 27वां, या फिर ऑप्शन नंबर डी 28वां। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। जो 26वां संविधान संशोधन था उसी के द्वारा आपके नरेशों की हस्तपीठ को समाप्त कर दिया गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा, जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसको भारत संविधान की संरचना के कुल कितने समय लगा था ये हमें बताना है। यानी कि जो भारत का संविधान का निर्माण हुआ था उसमें कितना समय लगा ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 3 वर्ष 3 माह और 3 दिन, ऑप्शन नंबर 2 2 वर्ष 2 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर 3 2 वर्ष 6 माह 10 दिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत के संविधान के निर्माण में जो समय लगा था वो था 2 वर्ष 2 माह और 18 दिन, ऑप्शन नंबर 2। जिन भी मेरे साथियों का जवाब ऑप्शन नंबर 2 है वो सभी सही है। ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 2 माह 18 दिन का समय लगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें भारत के शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन नंबर 1 अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 3 सामवेद, या फिर ऑप्शन नंबर 4 शिव पुराण। तो दोस्तों हमें बताना है जो शास्त्रीय संगीत की जो उत्पत्ति है वो कौन से वेद से हुई ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 सामवेद, जो सामवेद है वो आपके संगीत शास्त्र से संबंधित है,
तो सामवेद इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? हमें बताना है कि जो चीनी यात्री फाहान था वो भारत में कब आया था। ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 रामगुप्त, या फिर ऑप्शन नंबर 4 श्रीगुप्त। तो दोस्तों जो चीनी यात्री फाहान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही चीनी यात्री फाहान भारत में आया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? हमें बताना है जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया। ऑप्शन नंबर 1 सारनाथ में, ऑप्शन नंबर 2 लंबिनी वन में, ऑप्शन नंबर 3 कुशीनगर में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 श्रावस्ती में। तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था वो कुशीनगर में ही दिया था। ऑप्शन नंबर 3 कुशीनगर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थापित है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 बोरनादा में, ऑप्शन नंबर 2 सीतापुर में, ऑप्शन नंबर 3 आबू में, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो राजस्थान का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो आपके सीतापुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? हमें बताना है कि जो सदाकत आश्रम है उसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर 1 हसन इमाम ने, ऑप्शन नंबर 2 मजहरुल हक ने, ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अली इमाम ने। तो दोस्तों जो सदाकत आश्रम है उसकी स्थापना आपके मजहरुल हक ने की थी। ऑप्शन नंबर 2। जिन भी मेरे साथियों का जवाब ऑप्शन नंबर 2 है वो सभी मेरे साथी सही हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, डांडिया नृत्य किया जाता है? दोस्तों ये सवाल आपका किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। हमें बताना है कि जो डांडिया नृत्य है वो कहाँ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 मारवाड़ क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 2 मेवाड़ क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 3 शेखावाटी क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 हाड़ौती क्षेत्र में। तो दोस्तों जो डांडिया नृत्य जो राजस्थान में है वो आपके मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में अगर डांडिया नृत्य की बात करें तो ये ज़्यादा आपके मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 मारवाड़ क्षेत्र आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के द्वारा कहाँ पर पराजित हुआ? तो हमें बताना है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो मोहम्मद गौरी के द्वारा कहाँ पर पराजित हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 थानेश्वर में, ऑप्शन नंबर 2 चौसा में, ऑप्शन नंबर 3 तराइन में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पानीपत में। तो दोस्तों बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 3 है तराइन जगह थी जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हुए थे। ये जो युद्ध था वो तराइन का द्वितीय युद्ध था, और जो तराइन का प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तो जो तराइन है उसी क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की भी हार हुई। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का शाही दरबार किस महान कवि द्वारा विभूषित था? तो हमें बताना है जो अलाउद्दीन है उसके शाही दरबार में कौन सा कवि विद्वान था, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर 2 अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर 3 फिरदौसी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उमर खयाम। तो दोस्तों जो अलाउद्दीन है उसके शाही दरबार में अमीर खुसरो थे, तो अमीर खुसरो आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं? तो अभी ग्रंथ है त्रिपिटक, तो हमें बताना है कि ये किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 ईसाई धर्म, ऑप्शन नंबर 2 जैन धर्म, ऑप्शन नंबर 3 इस्लाम धर्म, या फिर ऑप्शन नंबर 4 बौद्ध धर्म। तो दोस्तों जो त्रिपिटक जो धर्म है, जो धर्म ग्रंथ है वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बौद्ध धर्म से आपके त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का वध करवाया गया था? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लें। हमें बताना है कि जो औरंगजेब है उसने किस सिख गुरु का वध किया था। ऑप्शन नंबर 1 गुरु अर्जुन देव,
ऑप्शन नंबर 2 गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर 3 गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर 4 गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 3 गुरु तेग बहादुर है, जो सिखों के जो एक गुरु थे, उनका जो वध है वो औरंगजेब ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा व सबसे ज़्यादा गुरुत्व वाला बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 भाखड़ा बांध, ऑप्शन नंबर 2 नागार्जुन बांध, ऑप्शन नंबर 3 रिहंद बांध, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कोहिमा बांध। तो दोस्तों हमें बताना है कि जो सबसे ऊंचा और सबसे ज़्यादा गुरुत्व वाला बांध है वो हमें बताना है। तो जो सबसे ज़्यादा गुरुत्व वाला बांध है वो हो जाएगा भाखड़ा बांध, ऑप्शन नंबर 1। जिन भी साथियों का जवाब भाखड़ा बांध है वो सभी मेरे साथी सही हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? हमें बताना है कि जो सवाना चारागाह है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 2 अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 3 पूर्वी एशिया, या फिर ऑप्शन नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों जो सवाना के जो घास के मैदान हैं, चारागाह कह दो या फिर घास के मैदान कह दो, वो आपके पाए जाते हैं अफ्रीका के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। जिन भी साथियों का जवाब अफ्रीका है वो सभी मेरे साथी सही हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? हमें बताना है कि जो शक संवत है वो कब से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर 1 139 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 144 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 78 ईस्वी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 58 ईस्वी। तो हमें बताना है कि जो शक संवत है वो कब प्रारंभ हुई, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 78वीं ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3। जिन भी मेरे साथियों का जवाब 78वीं ईस्वी है वो सभी मेरे साथी सही हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सांबर झील किस राज्य में है? हमें बताना है कि जो सांबर झील है वो किस राज्य में है। ये सवाल तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी बंगाल। तो दोस्तों जो सांबर झील है वो बिल्कुल आप सभी को पता ही है, राजस्थान के अंदर ही सांबर झील है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके सर्वाधिक भंडार है? तो हमें बताना है कि जो भारत में किस खनिज के सर्वाधिक भंडार है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 यूरेनियम, ऑप्शन नंबर 2 थोरियम, ऑप्शन नंबर 3 प्लूटोनियम, या फिर ऑप्शन नंबर 4 टंगस्टन। तो दोस्तों जो भारत में सर्वाधिक भंडार है वो आपके थोरियम के है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, संगमरमर उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। यानी कि जो भारत में संगमरमर के अगर उत्पादन की बात करें तो उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान आता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 तृतीय, या फिर ऑप्शन नंबर 4 चतुर्थ। तो दोस्तों अगर बात करें भारत में संगमरमर उत्पादन में राजस्थान का स्थान, तो वो आपके बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पर है राजस्थान। राजस्थान भारत में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन करता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? हमें बताना है कि जो जवाहर रोजगार योजना है उसका प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन नंबर 1 1985 में, ऑप्शन नंबर 2 1987 में, ऑप्शन नंबर 3 1989 में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 1990 में। तो दोस्तों जो जवाहर रोजगार योजना है वो आपके ऑप्शन नंबर 3 1989 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, यानी 1989 में प्रारंभ हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हांगकांग चीन को कब वापस मिला? जो हांगकांग था वो पहले ब्रिटेन के राज में था, तो ब्रिटेन ने हांगकांग को चाइना को कब सौंपा ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 1997 में, ऑप्शन नंबर 2 1998 में, या ऑप्शन नंबर 3 1999 में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 2000 ईस्वी में। तो हमें बताना है कि हांगकांग चाइना को कब मिला। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1997। जो 1997 ईस्वी है उस समय जो ब्रिटेन है उसने हांगकांग को चाइना को वापस दे दिया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तोरावटी किसकी उपबोली है? तो एक बोली है वो है तोरावटी। तो हमें बताना है कि ये किसकी उपबोली है।
ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ी की, ऑप्शन नंबर 2 ढूंढाड़ी की, ऑप्शन नंबर 3 मारवाड़ी की, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मेवाती की। तो दोस्तों बात करें तोरावाटी की, तो यह आपके ढूंढाड़ी की उपबोली है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ढूंढाड़ी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तोरावाटी ढूंढाड़ी की उपबोली है। अगला हमारा क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। हमें बताना है कि जो एशियाई विकास बैंक है यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर 1 हांगकांग में, ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 3 इस्लामाबाद में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मनीला में। तो दोस्तों जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है उसका जो मुख्यालय है वो आपके मनीला फिलीपींस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है अली अकबर किस क्षेत्र से संबंधित है। तो एक कलाकार है अली अकबर, हमें बताना है कि वो किस फील्ड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 नृत्यकार, ऑप्शन नंबर 2 सरोद वादक, ऑप्शन नंबर 3 शहनाई वादक, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सितार वादक। तो दोस्तों जो अली अकबर है वो सरोद वादक थे, ऑप्शन नंबर 2 सरोद वादक आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है अटारा किस देश का समाचार एजेंसी है। तो हमें बताना है कि जो अटारा है वो किस देश की न्यूज़ एजेंसी है। ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3 इंडोनेशिया, या फिर ऑप्शन नंबर 4 जापान। तो दोस्तों अटारा आपके इंडोनेशिया की एक न्यूज़ एजेंसी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है हिचकी है, हमें बताना है कि जो हिचकी है वो क्या है। ऑप्शन नंबर 1 देसी खेल, ऑप्शन नंबर 2 लोकवाद्य, ऑप्शन नंबर 3 लोकगीत, या फिर ऑप्शन नंबर 4 लोक नाटक। तो दोस्तों जो हिचकी है वो एक लोकगीत है। ऑप्शन नंबर 3 लोकगीत आपका सही जवाब हो जाएगा। हिचकी एक लोकगीत है। हमारा अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। हमें बताना है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस स्टेट में है। ऑप्शन नंबर 1 असम, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 केरल, या फिर ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके असम राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर 1 असम आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो एक ग्रुप है जिसका नाम है दक्षेस, हमें बताना है कि कौन सा देश उस ग्रुप का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 अफगानिस्तान, या फिर ऑप्शन नंबर 4 भूटान। तो दोस्तों जो दक्षेस है उसमें आपके अफगानिस्तान नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो अफगानिस्तान है वो आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमीर के वंश का संस्थापक था। तो हमें बताना है जो हमीर थे उनके वंश के संस्थापक कौन थे, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 गोविंदराज, ऑप्शन नंबर 2 हरिराज, ऑप्शन नंबर 3 बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर 4 हमीर खां। तो दोस्तों जो हमीर थे उनके वंश का संस्थापक आपके गोविंदराज थे। ऑप्शन नंबर 1 गोविंदराज। जिन भी मेरे साथियों का जवाब गोविंदराज ऑप्शन नंबर 1 है वो सभी मेरे साथी सही हैं। गोविंदराज ने ही हमीर के वंश का स्थापना की थी। चलिए हमारा आखिरी आज का क्वेश्चन है वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। हमें बताना है कि वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को किस यंत्र से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्रेस्कोग्राफ द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 बैरोमीटर द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 सिस्मोग्राफ द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 बेरोग्राफ द्वारा। तो दोस्तों जो वायुमंडल का दाब है, जो वायुमंडल में दाब में जो परिवर्तन होता है उसको आपको मापा जाता है बेरोग्राफ द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 जिन भी मेरे साथियों का जवाब ऑप्शन नंबर 4 बेरोग्राफ है वो सभी मेरे साथी सही हैं। बेरोग्राफ के द्वारा ही वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे।
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।